आज हमारे पास कुछ जबरदस्त क्लासिक नॉवेल्स पर आधारित स्टडी गाइड्स और नोट्स का कह सकते हैं एक पूरा ढेर लगा है। हम्म। फ्लैबेट, प्रेमचंद, वर्जीनिया वुल्फ, ये वो नाम है जो हमने शायद स्कूल या कॉलेज में सुने हैं, हम्म। पर कई बार लगता है कि उनकी असली गहराई तक हम पहुंच नहीं पाए। सही बात है। तो आज की हमारी कोशिश इन महान कहानियों के पन्ने पलटने से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कहानी में क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि सारे लेखक जो अलग अलग जबान, मुल्कों और सदियों में लिख रहे थे, असल में एक ही तरह की इंसानी मुश्किलों और सवालों से जूझ रहे थे। अच्छा। हाँ, हम इन कहानियों के बीच के धागों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, ये देखने के लिए कि ये आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। बहुत बढ़िया कहा। तो शुरू कहाँ से करें? मुझे लगता है कि किसी भी कहानी की जान उसके किरदारों में होती है। बिल्कुल। और इन स्रोतों को देखकर जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि इनमें से कोई भी किरदार जिसे हम हीरो कहते हैं वो असल में हीरो जैसा है ही नहीं। हाँ, हीरो कहना भी शायद ठीक नहीं होगा। वही तो, सबके सब बहुत उलझे हुए, बहुत असली लगते हैं। जैसे गुस्ताव फ्लैबर्ट की एम्मा बोवरी को ही लीजिए। जी। ईमानदारी से कहूँ तो जब मैंने पहली बार उसके बारे में पढ़ा तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे समझना मुश्किल था। हाँ, कई लोगों को ऐसा लगता है। वो अपनी साधारण जिंदगी से इतनी बोर हो चुकी हैं और उन रोमांटिक नॉवेल्स में खोई रहती है जहाँ राजकुमार और शानदार पार्टियां होती हैं। क्या स्रोत उस बात पर कुछ कहता है कि फ्लैबर्ट उसे एक सहानुभूतिपूर्ण चरित्र बनाना चाहते थे या कुछ और? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत के मुताबिक फ्लैबर्ट का मकसद उसे हीरो या विलन बनाना नहीं था, बल्कि उसे एक आईना बनाना था। आईना? हाँ, एमा की कहानी यथार्थवाद यानी रियलिज्म नाम की एक साहित्यिक आंदोलन की एक तरह से शुरुआत थी। अच्छा। इससे पहले कहानियां अक्सर बड़े बड़े राजाओं, शूरवीरों के बारे में होती थी, जहां किरदार या तो पूरी तरह अच्छे होते थे या बुरे। हाँ, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। बिल्कुल। यथार्थवाद ने कैमरे का फोकस आम जिंदगी की छोटी छोटी, अक्सर उबाऊ लगने वाली सच्चाइयों पर किया। एक डॉक्टर की बीवी जो अपनी जिंदगी से बोर हो चुकी है। सोर्स के मुताबिक वो बहुत खूबसूरत तो थी, पर उसके नैतिक मूल्य कह सकते हैं थोड़े ढीले थे। वो असल में अपने समय की एक उपज थी। ये दिलचस्प है। मतलब उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसके जैसे हजारों लोगों की थी जो अपनी जिंदगी से कुछ और चाहते थे। ये आज के सोशल मीडिया इफेक्ट जैसा नहीं है। बिल्कुल सही तुलनाएं। जहाँ सबकी जिंदगी ऑनलाइन परफेक्ट दिखती है और लोग अपनी असल जिंदगी से तुलना करके दुखी होते हैं। हाँ, एमा बोवरी 19वीं सदी की इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी। बस उसके पास फिल्टर की जगह रोमांटिक उपन्यास थे। और ये पैटर्न हमें दूसरी किताबों में भी दिखता है। जैसे कि दिखता है कि वो एक महान हीरो है। अच्छा। लेकिन एक मुश्किल घड़ी में जब उसे हीरो की तरह काम करना होता है तो वो डर कर भाग जाता है। ओहो। और उसकी पूरी जिंदगी उस एक पल की कायरता से छुटकारे की कोशिश में निकल जाती है। वो अपनी इज्जत वापस पाने के लिए खुद को दुनिया से दूर कर लेता है। तो ये सिर्फ एक गलती की कहानी है? क्या स्रोत ये बताता है कि कॉनराड के अनुसार क्या एक गलती किसी व्यक्ति को जीवन भर के लिए परिभाषित कर सकती है? यही तो इस उपन्यास का केंद्रीय सवाल है। हम्म। कॉनराड कोई आसान जवाब नहीं देते। हम्म। जिम अपने पूरी जिंदगी उस कलंक को धोने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कभी पीछा नहीं छुड़ा पाता। ये दिखाता है कि हमारे आदर्श और हमारी हकीकत के बीच की खाई कितनी गहरी हो सकती है। और फिर हमारे पास प्रेमचंद के गोदान से हो रही है। हाँ, हो रही। वो एमा या जिम की तरह नैतिक रूप से भटके हुए नहीं है। वो एक भला सीधा साधा किसान है, लेकिन उसकी एक ही ख्वाहिश, एक गाय का मालिक बनने का सपना। हाँ, जो समाज में सम्मान का प्रतीक है, वो उसे कर्ज और शोषण के ऐसे जाल में फंसा देती है जिससे वो कभी निकल ही नहीं पाता। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि वो आम आदमी के संघर्षों और आकांक्षाओं का प्रतीक है। तो ये सिर्फ लिखने के स्टाइल में बदलाव नहीं था, ये दुनिया को देखने के नजरिए में एक भूकंप जैसा था। एकदम सही। लेखक अब पाठकों को परियों की कहानियां नहीं सुना रहे थे, वे उन्हें आईना दिखा रहे थे जो शायद थोड़ा असहज करने वाला था। बिल्कुल। वे कह रहे थे कि असल इंसान ऐसे ही होते हैं। हम सबके अंदर अच्छाई और बुराई, सपने और हकीकत का एक अजीब सा घालमेल है। और किरदारों की ये व्यक्तिगत खामियां अक्सर हवा में पैदा नहीं होती, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे उस समाज से टकराने पर पैदा होती है जिसमें वे रहते हैं। और यहीं पर हम उस दूसरे बड़े विचार पर आते हैं जो इन सभी स्रोतों में मौजूद है। व्यक्ति का अपनी दुनिया के खिलाफ संघर्ष। हाँ, एक अकेला इंसान अपनी पूरी दुनिया के खिलाफ। ये बात तो साफ दिखती है। एम्मा बोवरी की कहानी पर वापस जाएं
तो वो 19वीं सदी की महिलाओं पर लगी सामाजिक पाबंदियों में फंसी हुई है। जी। गाइड में उसके एक बहुत ही मार्मिक विचार का जिक्र है, जहां वो एक बेटे की उम्मीद करती है, क्योंकि स्रोत के शब्दों में एक महिला हमेशा बाधित होती है। वो सोचती है कि एक आदमी आजाद है, वो दुनिया घूम सकता है, जुनून को जी सकता है, लेकिन एक औरत, वो हमेशा बंधी रहती है। ये टकराव इन कई रचनाओं का दिल है। D.H. लॉरेंस के सन्स एंड लवर्स में नायक पॉल मोरेल दो ताकतों के बीच फंसा है। दो ताकतें? एक तरफ उसकी माँ का जरूरत से ज्यादा अधिकार जताने वाला प्यार है, और दूसरी तरफ उसकी अपनी रोमांटिक जिंदगी। अच्छा। स्रोत इसका विश्लेषण करने के लिए सिगमंड फ्रायड के ओडिपस कॉम्प्लेक्स का जिक्र करता है। आसान भाषा में कहें तो पॉल अपनी माँ से इतना ज्यादा और ऐसे जुड़ा हुआ है कि वो किसी और औरत के साथ एक स्वस्थ पूरा रिश्ता बना ही नहीं पाता। वाह, मतलब उसकी पर्सनल प्रॉब्लम असल में उसके वक्त की सोशल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का एक नक्शा है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ माँ और बेटे के रिश्ते तक ही सीमित नहीं है, है ना? उपन्यास औद्योगिकरण और इंग्लैंड के क्लास सिस्टम के संघर्ष को भी दिखाता है। बिल्कुल। पॉल की व्यक्तिगत लड़ाई उसके समय के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दबावों का सीधा नतीजा है, और अगर समाज द्वारा कुचले जाने का एक और भी ज्यादा क्रूर उदाहरण देखना है तो थॉमस हार्डी की टेस ऑफ द डॉर्बेविल्स है। टेस, हाँ। स्रोत पुरुषों का महिलाओं पर प्रभुत्व और सामाजिक वर्ग के बदलते विचार जैसे विषयों पर प्रकाश डालता है। उसका जीवन तो पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर की ताकतों द्वारा नियंत्रित होता है। हाँ, पहले एक अमीर आदमी एलेक उसका शोषण करता है, और फिर उसका पति एंजल उसे उसकी पवित्रता की अपनी विक्टोरियन धारणाओं के कारण छोड़ देता है। वो समाज के दोहरे मानकों की एक भयंकर शिकार है। बिल्कुल, ये तो दिल तोड़ने वाला है। तो ये उपन्यासकार असल में अपने किरदारों की कहानियों के जरिए अपने समाज पर ही उंगली उठा रहे थे। हाँ, ये सभी बड़े सोशल क्रिटिक थे। फ्लबर्ट फ्रांस के मध्यम वर्ग के खोखलेपन की आलोचना कर रहे थे। हार्डी इंग्लैंड की दमनकारी विक्टोरियन नैतिकता पर सवाल उठा रहे थे। और प्रेमचंद, जैसा कि गोदान का स्रोत बताता है, भारत में सामंती और औपनिवेशिक व्यवस्थाओं की क्रूरता को उजागर कर रहे थे। होरी को साहूकारों, जमींदारों और भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा लगातार शोषित किया जाता है। इन सभी कहानियों में किरदार का व्यक्तिगत संघर्ष दुनिया के बड़े अन्यायों को देखने का एक जरिया बन जाता है। तो हमने किरदारों की अंदरूनी दुनिया की बात की, और फिर उस बाहरी दुनिया की जिसने उन्हें बनाया या तोड़ा। लेकिन इन कहानियों को कहने का तरीका भी तो बदल रहा था ना? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। और यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ का जिक्र आता है, और सच कहूँ तो उनके उपन्यास टू द लाइट हाउस को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हो सकता है। स्रोत कहता है कि इसमें कोई पारंपरिक कथानक नहीं है, तो फिर कहानी आगे कैसे बढ़ती है? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये हमें कहानी कहने की कला में एक और क्रांति तक ले जाता है। वुल्फ ने उस तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे स्रोत स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहता है। चेतना प्रवाह। हाँ, इसे ऐसे समझिए, अगर आप किसी के दिमाग में एक माइक्रोफोन लगा दें और 5 मिनट के लिए सब कुछ रिकॉर्ड करें, तो आपको क्या सुनाई देगा? एक सीधी साधी तरतीब से कही गई कहानी तो नहीं सुनाई देगी, बिल्कुल नहीं। नहीं, आपको यादों के टुकड़े, करने वाले कामों की लिस्ट, अचानक आया कोई गाना, किसी बात पर गुस्सा, भविष्य की चिंता, सब एक साथ सुनाई देगा। सही बात है। वुल्फ ने कागज पर इसी उलझे हुए असली अनुभव को उतारने की कोशिश की। उनकी कहानियां इस बात से आगे बढ़ती हैं कि किरदार क्या सोचते और महसूस करते हैं, न कि इस बात से कि वे क्या करते हैं। मतलब एक्शन से ज्यादा विचारों पर जोर। बिल्कुल। स्रोत के शब्दों में इसे अस्त व्यस्त और अक्सर उलझा हुआ होता है। ये सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, ये चेतना के अनुभव को ही फिर से बनाना है। गाइड इसकी तुलना फ्लैबर्ट की तकनीक से भी करता है, जो अपने समय में बहुत नई थी। जी। मैडम बोवरी में एक कृषि मेले का सीन है, जहां फ्लैबर्ट एक ही समय में हो रहे दो अलग अलग वार्तालापों के बीच कट करते हैं, लगभग एक फिल्म की तरह। लेकिन वुल्फ तो इसे एक और ही स्तर पर ले गई, सीधे किरदार के दिमाग के अंदर। हाँ, तो ये इतना बड़ा बदलाव क्यों आया? लेखक अचानक इस तरह से क्यों लिखने लगे? इसका जवाब उस समय की दुनिया में छुपा है। वुल्फ पर दिया गया स्रोत प्रथम विश्व युद्ध के बाद के हालात और मनोविज्ञान में हुई प्रगति जैसे फ्राइड के सिद्धांतों की ओर इशारा करता है। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 1? हाँ, युद्ध ने दुनिया को तोड़ दिया था। पुराने यकीन, पुराने मूल्य सब बिखर गए थे। दुनिया खंडित और दिशाहीन महसूस कर रही थी। कहानी सुनाने के पुराने व्यवस्थित तरीके, जहां एक सर्वज्ञ कथावाचक सब कुछ जानता था, अब आधुनिक दुनिया की अनिश्चित और व्यक्तिपरक हकीकत से मेल नहीं खाते थे। तो कला ने भी उसी बिखराव को दर्शाया। बिल्कुल। कहानियां अब बाहरी घटनाओं के बारे में कम और आंतरिक वास्तविकता के बारे में ज्यादा हो गई। इस अंदर की दुनिया को दिखाने के अलावा एक और टूल है जो ये लेखक बार बार इस्तेमाल करते हैं,
और वो मुझे बहुत आकर्षक लगता है। प्रतीक, सिंबल्स। हाँ, छोटी छोटी चीजों में बड़े बड़े मतलब भरना। जैसे टू द लाइट हाउस में वो लाइट हाउस ही है, वो सिर्फ एक इमारत नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एक मंजिल है, अर्थ का एक स्रोत है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो हर किरदार के लिए कुछ अलग मायने रखता है। अच्छा। मिसेस रैमसी के लिए वो एकता और स्थिरता का प्रतीक है। उनके बेटे जेम्स के लिए वो एक बचपन की इच्छा है जिसे पूरा करना है। वो एक ही समय में पहुंच से दूर और स्थायी दोनों हैं। वाह। ये एक ऐसा प्रतीक है जो कहानी को एक साथ बांधे रखता है। और गोदान में तो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, गाय। ओहो हाँ। स्रोत में गाय के प्रतीक का पूरा विश्लेषण है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये समृद्धि, प्रतिष्ठा और धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक है। होरी के लिए गाय का मालिक होना सामाजिक सम्मान पाने का एक तरीका है। लेकिन कहानी के अंत में ये सामंती समाज में किसान के सपने की निरर्थकता का प्रतीक बन जाती है। स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली उद्धरण है जहां होरी की पत्नी धनिया पूछती है, जब हम अपने बच्चों को खिला नहीं सकते तो ब्राह्मण के लिए गाय का क्या फायदा? ये एक छोटा सा सवाल भौतिक जरूरतों और धार्मिक आदर्शों के बीच के भारी संघर्ष को उजागर कर देता है। ये आइडिया बहुत पावरफुल है ना? ये लगभग एक शॉर्टकट की तरह है जिससे लेखक बड़ी बड़ी बातें कह सकते हैं। मेरे दिमाग में सीधे लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का शंख आ रहा है। बिल्कुल, क्लासिक उदाहरण है। जब तक वो शंख है तब तक द्वीप पर फंसे लड़के नियमों और सभ्यता का पालन करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो शंख टूटता है, सब कुछ बिखर जाता है, वे पूरी तरह से बर्बरता में उतर जाते हैं। और एक और उदाहरण, हेमिंगवे की द ओल्ड मैन इन द सी। विशाल मार्लिन मछली। हाँ, वो सिर्फ एक मछली नहीं है। नहीं, वो बूढ़े मछुआरे सैंटियागो की अंतिम चुनौती है, प्रकृति के खिलाफ उसका संघर्ष है और उसका अपना गौरव है। वो मछली का सम्मान करता है, उसे भाई कहता है, जो दिखाता है कि यह सिर्फ एक शिकार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक परीक्षा है। ये प्रतीक इसलिए काम करते हैं क्योंकि वे आशा, सभ्यता या प्रकृति की शक्ति जैसे जटिल विचारों को एक ही ठोस छवि में समेट देते हैं। ये कहानी को बहुत गहरे स्तर पर प्रभावित करता है। तो हमने कहाँ से शुरू किया था? ऐसे किरदारों से जो हीरो नहीं थे, फिर देखा कि कैसे वो समाज की ताकतों से लड़ रहे थे, और फिर ये भी समझा कि कैसे कहानी कहने का तरीका ही उस बदलती दुनिया को दिखाने के लिए बदल गया। जी। इन सब को एक साथ रखने पर क्या तस्वीर बनती है? इन सभी स्रोतों को एक साथ देखने पर यह साफ होता है कि महान उपन्यास सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाते, वे अपने समय की मानवीय स्थिति का निदान करते हैं। एक डायग्नोसिस। हाँ, वे यथार्थवाद के माध्यम से हमारी खामियों को दिखाते हैं, वे सामाजिक आलोचना के लिए व्यक्ति के संघर्ष का उपयोग करते हैं, और वे कहानी कहने की कला को आगे बढ़ाते हैं ताकि आधुनिक जीवन की जटिलता को दर्शाया जा सके। अंत में ये तभी कहानियां अर्थ, पहचान और सम्मान के लिए हमारे संघर्षों को ही दर्शाती हैं, चाहे वे ताकतें समाज हों, प्रकृति हो, या हमारे अपने अंदर के राक्षस। सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार। मैडम बोवरी पर दिए गए स्रोत में एक बात लिखी है कि फ्लबर्ट ने एक बार दावा किया था, मैडम बोवरी मैं हूं। हाँ, बहुत मशहूर बात है ये सोचने पर मजबूर करता है, इनमें से किस त्रुटिपूर्ण संघर्षरत किरदार में हम अपना एक हिस्सा देखते हैं। क्या हम एमा के सपनों में हैं, होरी के अंतहीन संघर्ष में, या जिम के छुटकारे की तलाश में? शायद यही इन कहानियों की असली ताकत है कि सदियां बीत जाने के बाद भी हम उनमें अपना अक्स देख सकते हैं।